नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। लुका छुपी खेलते हुए मॉनसून के बादल आखिरकार समूचे हिंदुस्तान को ढक चुके हैं। अनुमान से परे मॉनसून ने निराश नहीं किया है, लेकिन कहीं बूंदों से राहत है तो कहीं बारिश से आफत भी है। हम गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, जो अमूमन पानी के लिए तरसता है, पानी की किल्लत यहां पर रहती है। लेकिन इस दफा देखिए कि सैलाब ऐसा आया कि लोग यहां पर संभल ही नहीं पाए। हम पड़ताल करेंगे कि आखिर इस तरह के इलाके सैलाब की चपेट में क्यों आने लगे हैं। हम ये भी पड़ताल करेंगे कि पहाड़ों में बाढ़ आम कैसे हो चुकी है। साथ ही मुंबई में जो जलभराव है वो किसी बाढ़ से कम नहीं है। ये सारी चीजें क्या किसी बड़े खतरे का संकेत है? श्वेत पत्र में आज हर एक पहलू पर नजर। पानी के प्रलय के आगे जिंदगी ठिठक गई है। न पेड़ का वजूद है, न पुल पटरियों का रुतबा। सड़कों के निशान मिट चुके हैं। कहीं जिंदगी अटकी है, कहीं भटकी है। अच्छी खबर यह है कि हिंदुस्तान में सूखे की आशंका गलत रही। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून ने तय तारीख से 6 दिन पहले ही समूचे हिंदुस्तान को ढक लिया। चौबीस जून तक देश भर में सामान्य के मुकाबले 24% अधिक बारिश हो चुकी थी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 136.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। IMD ने जो मौसम विभाग है उन्होंने पहले 93% बताया था, उसके बाद उसको डिग्रेड करके 88% कर दिया, जो यानी कि सूखे जैसी स्थिति पर ले आए थे। और स्काईमेट ने शुरू से 102% बताया था हमने, और जो कि 96 से 104% नॉर्मल होता है। तो हमने नॉर्मल मानसून ही बताया था। और अभी भी जो आपने देखा होगा कि जून में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है। प्रशांत महासागर पर अल नीनो की स्थिति को देखते हुए आशंका थी कि सामान्य से कम बरसात होगी, मॉनसून कमजोर होगा। हालांकि पूरे मॉनसून की अवधि देखना अहम होगा, लेकिन संकेत अच्छे रहे। लेकिन बुरी खबर भी है, वो ये कि देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ है तो कुछ में बाढ़ का अलर्ट। गुजरात में बाढ़, असम में बाढ़, कश्मीर में खतरा, उत्तराखंड में अलर्ट। अब तक 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 300 गांव पानी पानी हो गए हैं। बाकी इलाकों से इनका संपर्क कट गया है। गुजरात में बारिश ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश और भूस्खलन की वजह से उत्तराखंड में 8000 तीर्थयात्री अलग अलग जगहों पर फंस गए। कश्मीर में खतरा टला है, पर खौफ कायम है। सबसे बुरा हाल गुजरात का है। गुजरात में 5 दिन लगातार बारिश के बाद बादल छंटे, लेकिन बाढ़ में 81 लोगों की जान चली गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे गुजरात में छा गया है। मॉनसून खासकर सौराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, अमरेली, भावनगर और राजकोट बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हम गुजरात के अमरेली जिले में मौजूद हैं। गुजरात में जो बाढ़ आई उसका सबसे ज्यादा प्रकोप इसी जिले पर टूटा है। यहां पर जो अलग अलग गांव हैं उसमें कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि अब तक 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसे कोई नदी मत समझिएगा, यहां पर बाढ़ का पानी आकर जमा हुआ है। अलग अलग गांव के जो लोग हैं, चूंकि वहां पर इतनी ज्यादा कीचड़ जम चुकी थी, इतना ज्यादा उनका सामान खराब हो चुका था कि सब आए हैं यहां पर कि किसी तरीके से कुछ साफ सफाई कर सकें। अमूमन पानी की कमी रहती है। 1 सदी में तकरीबन पहली बार ऐसा मंजर देखा है इन गांव वालों ने। जो पानी है उसकी वजह से सारे रास्ते भी बंद हो गए हैं। सभी जगह आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। कोई 4 व्हील या बड़े वाहन आ नहीं सकते, सिर्फ छोटे वाहन ही आ जा सकते हैं। NDRF,
वायुसेना और एसआरपी के राहत दल बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में लगाए गए। पानी निकलने के बावजूद सड़कें टूटने से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट चुका है। राजकोट जिले में सावरकुंडला के पास एक पुल बह जाने से रेल यातायात ठप हो गया है। बिजली आपूर्ति भी ठप पड़ी है। उत्तराखंड में तो बादलों का जमावड़ा भर 2013 की त्रासदी की याद दिला देता है। यहाँ भारी बारिश की वजह से 4 धाम यात्रा रोकनी पड़ी। नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वर्तमान में जो बारिश हुई है उसके कारण सोनप्रयाग में जो सड़क यातायात है वो बाधित हुआ है, क्योंकि एक पुल वहाँ पे था, टेम्परेरी लगा हुआ बेली ब्रिज था, जो कि क्षतिग्रस्त हुआ है। उसको अगर दोबारा बनने की और हम गौरीकुंड तक वाहन जाने की बात करें तो उसमें थोड़ा समय अवश्य लगेगा, जो 10 से 15 दिन के बीच में हो सकता है या उससे कम में। परंतु अगर हालात सामान्य की बात करें तो वहाँ पे यात्रा सुचारू होने में, क्योंकि विभिन्न माध्यमों से ट्रॉली लग सकती है अगले 1-2 दिन में, जिससे कि यात्रियों को आर पार ले जाया जा सके। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर गए तमाम श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर फंस गए हैं। बद्रीनाथ की ओर जा रहे 10,000 श्रद्धालु बारिश में फंस गए तो हेमकुंड साहिब में 4,000 यात्री फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी उफान पर है, जबकि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। 2013 के बाद से उत्तराखंड में पुनर्निर्माण का काम बेहद धीमी गति से चला। हर साल बरसात में पोल खुलती है और भारी बारिश में जो थोड़ा बहुत काम हुआ है वो भी धुल जाता है। इस दफा नेशनल हाईवे 58 टूट गया। भूस्खलन के कारण चमोली बद्रीनाथ राजमार्ग को बंद करना पड़ा। केदारनाथ जाने के लिए सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मंदाकिनी नदी पर बना एक पुल बह गया। केदारनाथ यात्रा के फिर से शुरू होने पर भी गाड़ियां सोनप्रयाग से आगे नहीं जा पाएंगी। कुछ भी बताइए, कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी खबर नहीं है। यहाँ केवल जाम लगा हुआ है, गाड़ी रुकी हुई है और कोई भी खबर हमारे पास नहीं है। परेशानी ये है कि हम लोग केदारनाथ यात्रा करके आ रहे हैं और यहाँ 3 घंटे से रुके हुए हैं। कोई प्रशासन ने हमको सूचना नहीं दी है कि भाई आगे अल्टरनेट 48 दिन से रोड बंद है। अगर प्रशासन हमको अगर ये सूचना देता कि रोड बंद है तो हम लोग जोशीमठ में रुक के उसका इंतजार करते हैं। 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पर, कोई हमें प्रशासन ने बताया नहीं भाई कि रास्ता बंद है, कुछ आगे पता नहीं लग रहा। बैक भी नहीं हो सकती गाड़ी यहाँ से, रास्ते में ही खड़े हैं 2 घंटे से। उत्तराखंड से ही तस्वीर कश्मीर में भी है। 2014 में बाढ़ आई थी, तब न लोग संभल पाए थे न सरकार समझ पाई थी। फिर तो हर तेज बरसात खतरे का संकेत बन जाता है। इस बार खतरे का अलर्ट तो थम गया है, लेकिन कश्मीर कगार पर है। त्राल इलाके में कई पुल और सड़कें बह गईं। झेलम दक्षिणी कश्मीर के संगम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कितना वाटर लेवल है? आई गेस के सारे जितने भी नाले हैं, मेनली झेलम, बिल्कुल शैलो हो गए हुए हैं। इनमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी तो बिल्कुल रहे ही नहीं है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सितंबर में यूजुअली बारिशों का सीजन होता है, तो इस बार तो बच गए, बट आई डोंट थिंक सितंबर में अगर यही हाल रहा कि लोग बच पाएंगे। अनंतनाग जिले में ये खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर पहुंच गई, तो श्रीनगर के राम मुंशी बाग में खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर। बारिश रुकने से राहत तो मिली, लेकिन श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम में लोगों को सुरक्षित स्थान की तलाश में भटकना पड़ा। नदी और दरिया के पास बसे गांवों को खाली करा लिया गया। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई। लोगों को बहुत परेशानी हो गया, बहुत परेशानी। राजबाग से अभी तक पानी नहीं आया, मगर आज उनके पानी, जब हम 4 दिन रह गया पानी में, न कुछ खाना न कुछ है। पानी चढ़ा तो एक बंदा स्टक हो गया अपने मकान में, तो उसके लिए फूड, मेडिसिन वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपकी सड़कें भरी हुई होती हैं पानी से, तो ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक है अब यहाँ पे।
तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ करना पड़ेगा। असम में बाढ़ नियंत्रित है, लेकिन अभी भी 27,500 लोग प्रभावित हैं। लखीमपुर चिरांग और बोंगैया गांव के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एक स्टडी के मुताबिक भारत में पिछले 35 सालों में करीब 4.25 अरब लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। फिर भी आपदा प्रबंधन के स्तर पर अलग अलग राज्य बाढ़ से निपटने के लिए कितने तैयार रहते हैं, ये सबके सामने है। बाढ़ तो दूर, जल भराव की स्थिति भी कितनी विकराल हो जाती है, उसकी एक बानगी मुंबई में देखने को मिलती है। लोकल ट्रेन ठप, सड़क यातायात ठप, यहाँ तक कि पैदल चलना भी दूभर रहता है। साल दर साल वही तस्वीरें सामने आती हैं। मुंबई की मुश्किल में प्रशासन की नाकामी कितनी है और शहर की संरचना कितनी जिम्मेदार है? बाढ़ से बेहाली में आपदा प्रबंधन की विफलता कितनी है और कुदरत के कहर के आगे लाचारी कितनी है? पहाड़ों पर मुसीबतों के पहाड़ की वजह क्या है, इसकी पड़ताल हम आगे करेंगे। हम त्रावस्ती नदी के किनारे इस वक्त मौजूद हैं। इसके किनारे किनारे कई गांव बसे हुए हैं और गांव वाले वक्त वक्त पर ये बताया करते हैं कि वहां पर शेरों का समूह पहुंचता है पानी पीने के लिए। अभी भी अगर आप देखिए तो जंगली जानवरों के पांव के निशान, शेरों के तो नहीं लेकिन जंगली जानवरों के पांव के निशान आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि सब यहां पर पानी पीने के लिए पहुंचते हैं। दिक्कत यह हो रही है कि जब से बाढ़ आई है और अधिकतर गांव जलमग्न हुए हैं, यहां पर वो शेर कहीं दिख नहीं रहे हैं। वन विभाग चिंतित है, लोग चिंतित हैं। जंगल का राजा बाढ़ में ऐसा फंसा कि अपने साम्राज्य की हदें भूल गया। जूनागढ़ की सड़क पर इस बब्बर शेर को देखकर गाड़ियां जहां की तहां रुक गईं। काफी देर तक ये सड़क पर भटकता रहा। लोग दहशत में थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दहशत में था ये शेर। लायन दे नेवर लव वाटर। अगर आप देखेंगे टाइगर और लायन में अंतर क्या है, तो टाइगर्स को पानी बड़ा पसंद है, पानी में स्विमिंग करेंगे, पानी में बैठते हैं, जबकि लायन को ये सब पसंद नहीं है, वो पानी में जाके बैठता नहीं। अगर हमारे यहाँ अगर जू में उसके ऊपर आप पानी डाल दें सबसे ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट को बिलोंग करते हैं, उसको सूखा एरिया अच्छा लगता है। गुजरात के अमरेली में शेत्रुंजी नदी के किनारे 13 शेरों का एक समूह घूमा करता था। कई लोगों ने यहाँ इन्हें सुस्ताते देखा था, पर यह गांव गुजरात की बाढ़ में जलमग्न हो गया। इस गांव में अब इस सिंह समूह का अता पता नहीं। 90 साल में सबसे बुरी बाढ़ से जूझते अमरेली में कई गांव शेरों का घर बन चुके थे। कहते हैं शेत्रुंजी नदी के किनारे बसे 25 गांवों को कम से कम 50 शेरों ने अपना घर बना रखा था। मंगलवार से ही ये नदी उफान पर थी। गिर के कई शेर गायब हैं। बाढ़ की वजह से अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। वन्य जीव विशेषज्ञ और वन विभाग के लिए ये स्थिति परेशानी का सबब है। अब तक 5 शेरों के शव मिल चुके हैं, जिनमें 3 महीने का एक शावक भी है। पानी अगर बाढ़ के रूप में आता है तो उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस है। वो स्विमिंग तो जानते हैं पर काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, और अगर ज़्यादा फ्लो है, एकदम से अगर फ्लडिंग बहुत ज़्यादा है और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो उनके बह जाने की संभावना भी रहती है। ये उनकी एक लिमिटेशन है। दुनिया में एशियाटिक लायंस की इकलौती आबादी गिर में है। हाल ही में शेरों की संख्या में वृद्धि की खबर दुनिया भर में गूंजी थी। इंसानी कोशिशों से बढ़ी संख्या कुदरत के आगे लाचार है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें बह गई हैं और इन छोटे छोटे गांवों तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं रह गया। गुरुवार को लिलिया के पास बवाड़ी गांव में एक शेरनी का शव तैरते हुए देखा गया। खबर फैलते ही आशंकाएं तैर गईं। मुश्किल ये भी है कि जिन लोगों ने अपने मोबाइल के जरिए ये तस्वीरें कैद की हैं, उससे पता चलता है कि शेर भटकते हुए घनी आबादी की ओर भी पहुंच सकते हैं। ये इंसान और जानवर दोनों के लिए खतरे का संकेत है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले कई दशकों के मुकाबले धीरे धीरे बारिश में कमी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद
बाढ़ से तबाही बढ़ती जा रही है। पानी की ताकत इतनी कि रास्ते में जो आए उसे बस बहा कर ले जाए, फिर वो ईंट पत्थर का एक मजबूत सा मकान ही क्यों न रहा हो। बहरहाल अजीब सी त्रासदी है कि कभी मौत बरसाती गर्मी से बचने के लिए बारिश की दुआ मांगी जाती है, कभी वो बारिश खुद मौत बनकर बरस जाती है। हम बारिश, बर्बादी, बाढ़ और बंदोबस्त की हकीकत तलाश रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कुदरत के आगे हमारी बेबसी है या फिर इसके गुनहगार हम भी हैं। दुनिया के सबसे अधिक बाढ़ संभावित देशों में शामिल है भारत। 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 23 बाढ़ के नजरिए से अति संवेदनशील है। करीब 40 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील है। मॉनसून के आते ही नदियां उफान पर आने लगती हैं। देश के अधिकतर हिस्सों में तबाही का तांडव मचाने लगती है। ये हकीकत आदिकाल से है। लेकिन आजकल हम एक अजीब सी स्थिति से वाकिफ हो रहे हैं। यूं तो गंगा की तराई में आने वाले इलाके बाढ़ के बड़े खतरे से जूझते हैं, पर आज रेगिस्तानी इलाके भी बाढ़ की चपेट में आते हैं। इसी साल जोधपुर के फ्लैश फ्लड्स ने गजब तबाही मचाई थी। एक तरफ विशेषज्ञ नदियों में जल की मात्रा घटने से चिंतित हैं, दूसरी तरफ सूखे की मार झेलता राजस्थान का इलाका भी बरसात के कोप का शिकार हो रहा है। तो क्या है इसकी वजह? क्या पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण ऊटपटांग है मौसम, या फिर इसके पीछे भी है इंसान? जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्रीन कवर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, व्हीकलर ट्रैफिक बढ़ गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया, अर्बनाइजेशन बढ़ गया, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ गया और धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंज होने लगा है। पहले जो बारिश होती थी वो शीट टाइप क्लाउड होते थे, यानी कि 2 दिन तक लगातार बारिश होती थी। अब इंटेंस वेदर, यानी कि जो मानसून में 89 सेंटीमीटर बारिश होती है, लगभग उतनी ही होती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और जो स्प्रेड है वो चेंज हो गया है। दरअसल शहरी बाढ़ में, जिसे जल जमाव या जल भराव के गंभीर रूप में भी देखा जाता है, शहरों के निर्माण का बड़ा कसूर होता है। मुंबई हर साल बरसात के मौसम में थम जाती है। इस साल जून महीने में जैसे ही बारिश ने मुंबई को भिगोना शुरू किया, लोगों के मन में 2005 की बारिश से हुई तबाही की यादें ताजा होने लगी, जिसमें लगभग 1094 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तब 24 घंटे में हुई 1168 मिलीमीटर बारिश ने मुंबई को तहस नहस कर दिया था। मुंबई की मीठी नदी के ओवरफ्लो होने की वजह से यह हादसा हुआ था। इस साल जून में जब 5 दिन में ही 789 मिलीमीटर बारिश हो गई तो हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री खुद राहत के लिए निकल पड़े। स्कूल कॉलेज बंद हो गए, सड़कों पर पानी का सैलाब बह निकला। हाई टाइड की आशंकाओं ने मुंबई को परेशान कर दिया। Schools were closed. People were advised not to come out of their houses. So you can see that traffic is not much on the streets, and traffic is quite manageable. 176 drainage machines have been put on road to drain the entire water logging. The BMC war room is actually functioning quite well. मुंबई में जून 2015 में अब तक 1040 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिससे 1971 में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। श्वेत पत्र में पड़ताल करते हैं मुंबई की इस सबसे बड़ी मुश्किल की। मुंबई आज जहां है, वहां कभी 7 टापू हुआ करते थे, जो आपस में बोट्स और पुलों के जरिए जुड़े हुए थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान मुंबई का विस्तार होना शुरू हुआ और वो एक भूखंड बन गया। लगभग 65% मुंबई आज समुद्र के उसी हिस्से के ऊपर रहती है। शहरी विकास के विशेषज्ञों के मुताबिक आर्थिक राजधानी बनते बनते मुंबई कंक्रीट के एक पूरे शहर के तौर पर विकसित हो गई, जिससे बारिश का पानी जमीन में जाने की जगह सतहों पर ही रुकने लगा। 1990 में इंग्लैंड के 2 इंजीनियर्स वॉटसन और हॉक्सली ने मुंबई के 150 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर एक सर्वे किया।
उन्होंने शहर की जरूरत के हिसाब से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ 50 मिलीमीटर बारिश के लिए काफी था, जबकि हकीकत में इस सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत थी। पिछले 25 सालों में मुंबई का स्वरूप तेजी से बदला, और वो भी बिल्कुल अनप्लान्ड। यही वजह है कि बारिश के मौसम में मुंबई हर बार मुश्किल में फंस जाती है। कम से कम 70-80% लोग दूसरी झोपड़ियों में रहते हैं। उसके कारण मुंबई की जो पानी जाने की जो व्यवस्था थी मीठी नदी से, उसके ऊपर भी आज पूरी तरह से इंक्रोचमेंट हो गई है। तो मुझे लगता है इसीलिए मुंबई शहर के शॉर्ट टर्म सोल्यूशन यही हो सकता है कि हम दूसरी ट्रेन लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी तरह से रात और दिन काम कर रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट रात दिन काम करके शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। हालांकि 2005 की बाढ़ के बाद महानगर का ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम कई 100 साल पुराना है। इसमें 440 किलोमीटर ड्रेन ढके व कुल 2000 किलोमीटर खुले हैं। खुले ड्रेन में लोग कचरा डाल देते हैं, जो बरसात के मौसम में बंद हो जाते हैं और बाढ़ की स्थिति पैदा करते हैं। मुंबई के सिर से इस साल भी मुसीबतों के बादल छंटे नहीं हैं। अभी कई दिन और बारिश होने की आशंका मौसम विभाग जता चुका है। महानगर की मुसीबत से दूर अगर हम पहाड़ों की परेशानी देखें, तो कुदरती आपदा उनके लिए बच निकलने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ती। कश्मीर के लिए तो बाढ़ ऐसे थे जो पीढ़ियों में किसी ने नहीं देखा था, और अब मानो ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। दरअसल पहाड़ों से निकलने वाली नदियों के आसपास की मिट्टी को ढलानों पर बांध कर रखने वाले पेड़ विकास के नाम पर काट दिए गए। वहां घरों, कारखानों, सड़कों के जाल बिछा दिए गए। तो इन ढलानों पर बरसने वाला पानी, जो 12मासी झरनों के जरिए इन नदियों में बहता था, अब ढलानों की मिट्टी और बाकी मलबे को लेकर मिनटों में बह जाता है और अपने साथ बहा ले जाता है वहां बसाई बस्तियों और खेतों को। वो पत्थरवाल दीवार जो है किस गांव की? वो मांडू के नीचे तिलौत के बीच में, वो रास्ते पे जो कच्ची दीवार लगा रखी, वो तो साफ गई, वो सिमटेड लगा रखी, वो तो सारा बैठ गया। अब लोगों को रात को डर लग रहा है। रात को क्या जमीन करती है, अब अगर ऐसी स्थिति रहती तो सारी जमीन करती है। स्थिति है, नदी में पानी बढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने जो संपर्क किया है ऊपर, तो एक दो जगह रोड ब्लॉक है, वो खुल जाएगी। ये जो मिट्टी है, ये गाद के रूप में यानी सिल्ट के रूप में आकर नदी के तल में बैठ जाता है। इसकी वजह से नदी की गहराई जो है वो कम होती जाती है। नदी की गहराई कम होती है तो बरसात का पानी आता है वो समा नहीं पाता और आसपास के इलाकों में फैल जाता है। आसपास के इलाकों में बारिश के पानी से बाढ़ आ जाती है। ये हकीकत जम्मू कश्मीर में झेलम की है तो उत्तरकाशी में भागीरथी की धारा को बाधित करता निर्माण उसके प्रकोप की वजह भी है और उसके निशाने पर भी है। सरकार ने अवैध निर्माण पर अंकुश की जगह भागीरथी की धारा ही बदलने की कोशिश की। परिणाम सबके सामने है। जहां तक नदी किनारे बांध और तटबंध का सवाल है, बाढ़ रोक पाने में ये नाकाम रहे हैं। ये सच्चाई उत्तराखंड से लेकर बिहार तक की है। नदियों के रौद्र रूप को जिस तरह पेड़ बांधते थे, वो ताकत इंसानी निर्माण में नहीं है। बाढ़ प्रभावित जिस गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं, वहां से बस एक दिन पहले ही पानी उतरा है। लेकिन जो सवाल हम यहां पर उठा रहे हैं वो ये कि क्या आपदा प्रबंधन में जो खामियां हैं उसे दूर करने का कोई रास्ता है? क्या इस तरह की आपदा से बचने के लिए हम अपनी तरफ से कोई कदम उठा सकते हैं? जहां इस वक्त हम खड़े हैं वहां कभी जिंदगी के निशान भी थे, लेकिन बाढ़ का पानी सब कुछ बहा कर ले जाता है। दरअसल बाढ़, बारिश और उससे होने वाली बर्बादी हर साल की हकीकत बन चुके हैं। सरकार लाचार है, प्रशासन लाचार है, लोग बेबस हैं। जो बर्बादी है वो सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। साल दर साल बाढ़ से बर्बादी बढ़ती जा रही है। 1996 से 2005 के बीच 4,745 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ है। इसकी तुलना में इससे पहले 53 सालों का वार्षिक औसत 1,805 करोड़ रुपए था। एनडीएमए के एक अनुमान के मुताबिक प्रति वर्ष औसतन 75 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित होती है। 1600 लोग अपनी जान गंवाते हैं। 5 साल में कम से कम एक बार बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिलता है। नए नए इलाके बाढ़ की जद में आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन का आलम यह है कि केंद्र की ओर से अगर अलर्ट जारी हो भी जाए तो राज्य प्रशासन सुस्त रहता है।
अगर किसी तरह आगे अलर्ट जारी कर भी दिया जाए तो उसे संजीदगी से नहीं लिया जाता। नतीजा ये कि लाखों जिंदगियां प्रभावित होती हैं। बाढ़ के प्रकोप से निपटने के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उपाय हैं। शॉर्ट टर्म में आपदा प्रबंधन को चुस्त करना होगा। बाढ़ संभावित इलाकों में खतरे से आगाह करने का हाईटेक तरीका इस्तेमाल करना होगा ताकि जानकारी जल्दी मिले और लोगों को वक्त रहते निकलने की संभावना बने। प्रशासनिक तंत्र को भी चुस्त दुरुस्त बनाना बेहद जरूरी है। जब आपदा आती है या होने को है तो हमारे पास अर्ली वार्निंग एजेंसीज हैं देश में, जैसे कि CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, IMD that is Indian Meteorological Department, SASE Snow and Avalanche Studies Establishment and other organizations। उनसे हमको वैसे तो दिन में 3 बार वार्निंग अपडेट्स मिलते रहते हैं, और जब ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि आपदा आने की संभावना है तो हम उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं टेलीफोनिकली और अदरवाइज, और उनसे अपडेट मिलते रहते हैं। लॉन्ग टर्म के उपाय बड़ी त्रासदी से बचने के लिए अधिक जरूरी है। नदी की धारा के साथ या फिर फ्लड बेसिन में अवैध निर्माण पर तत्काल अंकुश की जरूरत है। इसके अलावा मौसम के बदलाव को देखते हुए नदियों के सटीक अध्ययन की जरूरत है ताकि नदी प्रबंधन की तात्कालिक व्यवस्था की जाए। बिहार में कोसी नदी की प्रलयकारी बाढ़ में तकरीबन 1.5-2 करोड़ लोग बेघर हो गए थे। उनके खेत खलिहान तबाह हो गए थे, हजारों लोग मारे गए थे। तब योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा था कि बाढ़ की विभीषिका से बचने की दिशा में नदी प्रबंधन के काम को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। हालात गवाह हैं कि बाढ़ देशवासियों की नियति बन चुकी है। इसका सामना करने को जनता विवश है। हर साल लाखों लोग बेघर बार होकर दर दर भटकते हैं, हजारों जान गंवाते हैं। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।